नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेजमेंट इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे परफॉर्मेंस की गारंटी ले सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कि आप और हम मिलके पूरी शिद्दत से, लगन से, मेहनत से काम करेंगे तो ठीक है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर एग्जाम जैसे कि ओलंपियाड, एनटीएससी, जेई, नीट, इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारे सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारी ऐप से। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक, कितनी भी बार यूज करने के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स, स्पेशली क्लास 10th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि भैया आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और इसी तैयारी के सिलसिले में आपके लिए आज आया है एक बढ़िया सा सेशन जो कि है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पे, विच इज योर चैप्टर 14, एंड हम दे रहे हैं उसका वन शॉट रिवीजन। और ये वन शॉट रिवीजन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, रिवाइज कराए जाएंगे, जिसके बाद आप जब भी कोई सवाल अप्रोच करेंगे तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप प्रॉपर्ली सब कुछ समझ के अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जो कि है बेसिकली मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। तो ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो चैप्टर है ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। स्टैट्स चैप्टर आप आई थिंक पिछले काफी सालों से पढ़ते आए हो, लेकिन अब तक जितनी बार आपने पढ़ा है 7वीं, 8वीं, 9वीं में, थोड़ा उसका डायग्रामेटिक पार्ट ज्यादा रहता है। मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं, या बार ग्राफ बनाना पड़ता है, पिक्टोग्राम बनाना पड़ता है, लाइन ग्राफ बनाना पड़ता है, हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। 9th में खास कर ये चारों चीजें आती हैं। पर यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी ड्राइंग की जरूरत ही नहीं है। पूरा चैप्टर थोड़ा सा सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करना है, आंसर निकाल के देना है। ठीक है, तो 9th में जो आपको चीजें पढ़नी है वो बेसिकली है मीन, मीडियन और मोड। 10th में माफ कीजिएगा, तो मीन, मीडियन एंड मोड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम इन अ ग्रुप कहते हैं 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब जरा यहां समझो कि ये सर सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपको आपके स्कूल का प्रिंसिपल घोषित किया जा रहा है, उठो मत, बैठ जाओ, अभी सिर्फ मानना है, स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, मान लो आपको आपके स्कूल का प्रिंसिपल घोषित कर दिया गया है। आपका प्रिंसिपल मोड ऑन होते ही आपने बोला कि मुझे चेक करना है कि भैया जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो आपने क्लास 10th के टीचर्स को बुलाया, बोला मैथ्स के टेस्ट में बच्चों के क्या मार्क्स आए, जरा हमें रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, अब आपके टीचर्स, मान लो आपके स्कूल में 6 सेक्शन है, हर सेक्शन में 40 बच्चे, अगर आपको वो 240 बच्चों के मार्क्स की लिस्ट ला देंगे, आप उसका क्या कर पाओगे। सर 240 बच्चों की लिस्ट ला देंगे, ठीक है, हर एक के अगर मुझे मैथ्स के मार्क्स पता भी होंगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया कब पकड़ते फिरूंगा, 10th A का ये वाला रोल नंबर अच्छा पढ़ रहा है, 10th A का ये वाला रोल नंबर खराब पढ़ रहा है, 10th C का रोल नंबर 25 बढ़िया है, 10th C का रोल नंबर 17 थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा तो परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, भैया ऐसे मत लाओ, एक काम करो, आप क्लास वाइज दे दो। तो उन्होंने क्लास वाइज भी अलग करके दे दिया, तब भी 6 कागज, हर एक में 40-40 बच्चे, अब भी उलझन है। तो अगर मुझे चेक करना है कि कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, मैं उनसे मांगूंगा भैया कुछ एक फाइनल, एक सिंगल वैल्यू दो ना, जो कि मुझे जज करने में हेल्प करे कि भैया क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो उन्होंने बोला कि सर हम एवरेज निकाल दें। ठीक है भैया, निकाल दो एवरेज। तो ये जो एवरेज निकाला आपने, ये आपने पूरी क्लास का पूरा जो डेटा था उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि पूरी क्लास को रिफ्लेक्ट कर दे। जैसे अगर क्लास होती है तो उसका एक मॉनिटर होता है, और या फिर रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी आप कहते हैं, आपके भाषा में CR कहते हैं या मॉनिटर कहते हैं, या फिर जो भी आप कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कहेंगे। तो वो जो एक व्यक्ति होता है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे प्रिंसिपल को कुछ संदेश देना हो तो वो कई बार क्या बोलते हैं कि सारे मॉनिटर्स को बुला लो, हम उनको बता देंगे, वो क्लास को बता देंगे। ठीक है, ठीक वैसा ही कि एक ऐसी संख्या जो कि पूरी क्लास के बारे में जानकारी दे दे, पूरे डेटा के बारे में जानकारी दे दे, उन्हें आप कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हमारे पास ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 3 मेजर्स हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीन के साथ।
और यहां पे इस पूरे चैप्टर में अपना ध्यान रहेगा ग्रुप्ड डेटा पे, ठीक है। अब सर ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? देखो कई बार डेटा इतना सारा होता है, इतना वास्ट होता है कि आप उसको एक एक इंडिविजुअल एंट्री नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आपको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे जो मैंने अभी स्कूल का एग्जांपल दिया था, वहां पे बच्चों के मार्क्स अगर मैं 1 2 3 4 करके लिखूंगा कि 1 मार्क कितने बच्चों का आया, 2 मार्क कितने का आया, 10 मार्क कितनों के आए, 15 मार्क कितनों के आए, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिसे एनालाइज करने में हमें समय लग जाएगा। पर अगर मैं ग्रुप बना दूंगा तो शायद एनालिसिस करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एनालिसिस करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब जैसे ऐसे ग्रुप बन गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो अगर 50 मार्क का टेस्ट था तो अब मैं आसानी से ग्रुप कर पाऊंगा उन लोगों को जिनके नंबर इस पर्टिकुलर एक ब्रैकेट में हैं, ठीक है। तो इजी टू डू इट, है ना। आवर डेटा रिफ्लेक्ट करने में, बनाने में भी आसान हो जाता है। ये होता है ग्रुप्ड डेटा का एक एडवांटेज, ठीक है। तो आपको इनका मीन निकालना है। मूलतः मीन निकालने के 3 फॉर्मूला हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, जब वैल्यूज आसान होती हैं, सिंपल होती हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन आसान होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग और राइटिंग मीन। मीन को जब हम लिखते हैं तो पूरा नाम ना लिख के ऐसे साइन यूज कर लेते हैं। सर ये जो ऐसे सिग्मा एफ आई एक्स आई जैसा बना हुआ है, इसमें सिग्मा का क्या मतलब होता है? देखो ऐसे देखा जाए तो मानो किसी ने एम को लात मार के गिरा दिया हो, मतलब देखो पहले एम ऐसा खड़ा था, फिर किसी ने लात मार के गिरा दिया तो वो सिग्मा बन गया। ऐसा दिख रहा है ना जी? बिल्कुल ठीक है, बहुत गंदा सा जोक। लेकिन सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी भी वैल्यूज उस पर्टिकुलर रेंज में है, उस पर्टिकुलर नाम के साथ हैं, उन सब का एडिशन। अब आपको निकालना है सम ऑफ एफ आई एक्स आई। आई रिप्रेजेंट्स पोजीशन या फिर वैल्यू, ठीक है। जैसे एफ आई मतलब एफ आई एक्स आई में अगर हमको पहली टर्म का निकालना है तो F1 X1 हो जाएगा, दूसरी का निकालना है दूसरे इंटरवल का तो F2 X2, तीसरे का F3 X3, इस तरीके से। XI होता है आपके जो ग्रुप्ड क्लास है उसका बीच वाली वैल्यू, क्लास मार्क। वो कैसे निकाला जाता है? तो भैया XI निकाला जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइड बाय 2, बीच वाली वैल्यू। फिर FI होता है फ्रीक्वेंसी, तो आप ये जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 आएगी हर एक इंटरवल की, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और नीचे सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, ये आपको भली भांति पता है। इसके बाद दूसरा एक मेथड है जो कि कहलाता है अज्यूम मीन मेथड। अब दूसरा मेथड क्यों है? क्योंकि कई बार कैलकुलेशन इतने टफ होते हैं कि हम इस मेथड से उसको नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी सहायता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने दूसरा मेथड निकाला है जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एक मीन अज्यूम कर लेते हैं कि भैया हमारे हिसाब से मीन इतना होगा। तो अज्यूम मीन मेथड में पहले ही मान लिया जाता है कि मीन कितना होगा, उसके बाद कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो उसके बाद कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं? देखो XI निकाला जाता है हर बार, ठीक है। XI निकालने के बाद अक्सर XI में से ही किसी एक वैल्यू को मीन अज्यूम किया जाता है फॉर ईज ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग्स, ठीक है। तो XI निकाला आपने, फिर उसमें से अज्यूम मीन हर वैल्यू के लिए अलग अलग माइनस किया जाता है। फिर आपके पास हर क्लास इंटरवल के लिए एक नया DI आता है। D बेसिकली वर्ड यूज होता है डेविएशन के लिए, स्टैट्स की भाषा में। डेविएशन मतलब कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। तो DI हो जाता है XI माइनस A, फिर FI DI हो जाता है फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन, और फिर सिग्मा लग जाता है, मतलब सारे डेविएशन जो भी आए उनका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर लास्ट में फाइनल सम, और नीचे डिवीजन बाय सिग्मा FI। इन दोनों को डिवाइड करके फिर A से ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। नेगेटिव आता है मान लो FI तो फिर माइनस हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तीसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें एक स्टेप और आ जाता है, जहां पे आप अगर DI भी बहुत बड़ा है तो पहले उसे H नामक एक वैल्यू से डिवाइड करके UI निकालते हैं, ठीक है। तो UI वुड बी XI माइनस A होल डिवाइड बाय H। फिर यहां पे फॉर्मूला चेंज होता आता है स्टेप डेविएशन में कि अज्यूम मीन
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अब देखो आपने एक्स्ट्रा डिवाइड किया था तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करते हो इनटू जिस भी वैल्यू से आपने डिवाइड किया है h, और फिर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, ये अज्यूम मीन हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर क्वेश्चन में वैल्यूज छोटी हैं, सिंपल हैं, आसान है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। वैसे कई बार अब आज तक अभी बोर्ड में नहीं हुआ कि आपको मेथड बोला जाए कौन सा यूज करना है। आपके पास इतनी वो होती है इंडिपेंडेंस की आप खुद से मेथड चूज कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप पहले मीन को अज्यूम करते हैं, ठीक है, उसके बाद xi माइनस ए निकालते हैं। तो पहले सबसे पहला स्टेप होता है xi निकालना, फिर वहां से मीन अज्यूम करना, फिर वहां से माइनस करके गैप पता लगाना जिसे हम कहते हैं डेविएशन। और अगर डेविएशन di की वैल्यू बहुत बड़ी आती है तो उसे हम h से डिवाइड करके ui निकालते हैं। ui को फिर मल्टीप्लाई किया जाता है हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी से जिससे आता है fi फिर fi को आप करते हैं समेशन, मतलब सारी वैल्यूज का एडिशन। उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं सिग्मा fi से, सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, और मल्टीप्लाई बाय h क्योंकि आपने h से ही डिवाइड किया था। फिर उसमें a से उसको ऐड कर देते हैं, जो भी वैल्यू आई, नेगेटिव आता है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, h देखो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है पर अक्सर यूजुअली हम क्या करते हैं, जो क्लास साइज होता है उससे डिवाइड करके हमारे कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। इफ द क्लास साइज आर अनइक्वल द अबव फॉर्मूला कैन स्टिल बी अप्लाइड बाय टेकिंग h टू बी अ सुटेबल डिवाइजर। अगर अनइक्वल क्लास है तो आप जो भी सुटेबल डिवाइजर जो कि सबको डिवाइड कर देगा वो लेकर अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आ जाते हैं दूसरी वाली पे, विच इज द मोड। अब मोड क्या होता है, जैसे मीन होता है एवरेज, ठीक है, मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन। द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं। क्यों क्लास निकालेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप्ड डेटा है, तो जब डेटा ग्रुप्ड होगा तो फिर मॉडल क्लास ही निकलेगी, डायरेक्टली मोड निकल के नहीं आएगा, है ना, क्योंकि पूरा ग्रुप है वो। तो जिस भी ग्रुप की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होता है मॉडल क्लास। उसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मूला, द मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अब इसमें सर ये सब क्या है, एल, F1, F0, एक बार ये बता दीजिए। देखिए जो एल होता है वो होता है लोअर लिमिट, किसकी, मॉडल क्लास की। लोअर लिमिट ही क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर ही जाना है मोड ने, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके पार जाएंगे तो अगले वाले में चले जाएंगे, तो इसलिए लोअर लिमिट से आप शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट आएगा, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है उसे आप F1 कहते हो। अब F1 1 के पहले ठीक ऊपर में क्या आएगा, 0 आएगा, तो F1 के प्रीसीडिंग, F1 के ठीक ऊपर वाली या F1 के ठीक पहले वाली जो आपकी इंटरवल होती है उसे आप कहते हैं F0, और F2 कहा जाता है उसके ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो अगर आप पैटर्न समझेंगे, आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में जो हाईएस्ट वाली है वो F1, उसके ठीक ऊपर वाली F0, उसके ठीक नीचे वाली F2, और H होता है यहां पे हाइट ऑफ द क्लास, तो मतलब आप जिसे कहते हैं इनकी भाषा में क्लास साइज। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी सर। बहुत ही आसान फॉर्मूला, काफी स्कोरिंग है और इसीलिए मोड को ज्यादा लोग तवज्जो भी नहीं देते क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है मोड में से। अब तीसरी चीज आ जाती है आपकी मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें आप चीजें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए आप फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करते जाते हैं और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3, 7, 8 और उसके बाद फिर वापस से आके यहाँ पे 4, उसके बाद फिर 3, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 2 + 3 5, 7 × 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, और अगर मैंने एक और लिख दिया 3 तो 27 और 3 हो गया 30। इस तरीके से आप जब फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे में ऐड करके फाइनली बताते जाते हैं। ठीक है,
ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये यूज होता है मीडियन निकालने के लिए। इसलिए मोड काफी आसान है, क्योंकि मोड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना फ्रीक्वेंसी में चेंज, ना वैल्यूज में कोई चेंज, केवल सीधे सीधे आंसर निकल जाता है। अब इसके बाद निकाला जाता है मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास में क्या होगा? तो भैया मीडियन क्लास में आप क्या करेंगे, जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आया, ठीक है, दैट इज द लास्ट वैल्यू, उसको n मान के n/2 से n/2 पता लगाते हैं। ठीक है, तो मीडियन क्लास पता करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? n/2। n क्या होगा? सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। वो दो जगह से मिल सकता है, या तो सारी फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग ऐड कर लो, या फिर जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला आया उसको पकड़ लो। ठीक है, तो पहले आप n/2 निकालते हो। n/2 जहां कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली दिखेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा n हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 15, तो आपको 15 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। तो सर अगर हम ढूंढेंगे तो हमें एग्जैक्टली 15 तो दिख नहीं रहा है, तो उसके आसपास की कोई वैल्यू, सर 12 है और 20 है। अब आप 12 को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो 15 से छोटा है, लेकिन 20 को नहीं छोड़ सकते क्योंकि 15 यहीं कहीं शामिल होगा। भाई 12 तो वहीं चले गए, तो 15वां कहां आएगा? इन 8 में से कोई एक होगा। ये समझ रहे हो पूरी आइडिया? तो n/2 निकाल के फिर आप इस तरीके से मीडियन क्लास निकालते हैं कि n/2 कहां लाई कर रहा है। एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, कई बार मिल भी सकता है, आपका नसीब हुआ तो, पर कहां लाई कर रहा है ये डिपेंड करता है आपके n/2 को हम स्कैन करते हैं थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जहां पे भी वो निपट जा रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे 20 के अंदर ही 15 निपट गया, तो वो हमारा मीडियन क्लास है। ठीक है, अब मीडियन क्लास निकलने के बाद, क्लास निकल गया तो मतलब हम फिर L निकाल सकते हैं, क्योंकि L क्या होता है? लोअर लिमिट होता है। फिर एक n/2 आपको पता ही है, जो फ्रीक्वेंसी का सम है, होल डिवाइड बाय 2 माइनस CF। अब जो है ही जिसका नाम CF, तो वो लाई भी कहां करेगा? CF वाले कॉलम में। तो जिस कॉलम में या जिस क्लास इंटरवल में आपने n/2 को पकड़ा, उसके ठीक पहले वाला को आप कहते हैं CF। जैसे यहां पे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 20 में हमने पकड़ा हमारे मॉडल मीडियन क्लास को, तो CF हो जाएगा उससे एक पहले वाला, मतलब 12। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जिस क्लास में से n/2 मिला उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में f की वैल्यू आएगी 8, क्योंकि वो था जहां पे, जो वो क्लास इंटरवल था जहां पे हमारा पूरा मॉडल क्लास मीडियन क्लास लाई कर रहा था, और h हो जाता है आपका साइज ऑफ द क्लास। अब देखो, ये सारे फॉर्मूला जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बार बार, उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए, अन्यथा फंस जाओगे। सिर्फ ओरली रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट को ओपन करो, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स बढ़िया से इंक्रीज करो। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप। अब सर ये क्या नई चीज है? अब देखो मैं कहानी सुनाता हूं आपको एक। ठीक है, आपने मोड, मीडियन और मीन का फॉर्मूला पढ़ा, मोड, मीडियन। अब आपको फॉर्मूला समझ के मुझे जरा ये बताओ, इसमें से सबसे इजी या सबसे कम नखरे वाला किसका सॉल्यूशन है? तो सर ये तो जग जाहिर है कि मोड का सॉल्यूशन सबसे इजी है और सबसे ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो क्या मैं ये मान लूं कि भैया मोड को यहां नाराज होने का अधिकार है कि भैया आप इन दोनों को बढ़िया से अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हो, मेरे को तो लोग चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं? बिल्कुल होगा सर। इसीलिए मोड की नाराजगी को दूर करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जिसमें मोड को पूरी पूरी इज्जत मिलती है, और मोड के लिए हमने एक नया फॉर्मूला निकाला है जो कि यही दोनों बताते हैं। ठीक है, तो मोड इज ऑलवेज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अरे सर ये तो हमें पता है, वेरी गुड, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है। कैसे? सर हमें ये याद ही नहीं रहता है कौन कहां रहेगा, मोड, मीडियन, मीन। तो मैं एक चीज बताता हूं, सबसे पहले तो ये याद रखो, क्योंकि मोड को उसका इज्जत नहीं मिली है, उसका फॉर्मूला आसान है, तो उसको सम्मानित करने के लिए नया फॉर्मूला बना है। एक ये रूल हो गया। ठीक है, दूसरा, मीडियन और मीन में से बड़ी स्पेलिंग किसकी है? मीडियन की, तो बड़ी वैल्यू उसी के पास रहेगी। तो सबको ये तो याद रहता है कि एक 3 है एक 2 है,
लेकिन किसमें 3 मल्टीप्लाई किसमें 2 मल्टीप्लाई वो कैसे याद रहता है, तो वो याद रहता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के फॉर्मूले से। मतलब मीडियन बड़ा है, उसकी स्पेलिंग बड़ी है, तो 3 माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब इस चैप्टर में सवाल कैसे कैसे आते हैं वो भी जरा ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपको यहां पे सवाल देखने को मिलते हैं कि भैया आपको डायरेक्टली पूरी चीजें दे दी, आपको सिर्फ मोड, मीडियन और मीन में से कोई एक चीज या कोई दो चीज या तीनों चीजें निकालनी होंगी, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा, कई बार आपको 3 मार्क में सवाल आ सकता है कि आपको मोड या मीडियन या मीन में से कोई एक चीज दे देंगे और फिर अननोन क्वांटिटीज पता लगानी है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी में कोई एक या दो वैल्यू मिसिंग हो, जो कि आपको सॉल्व करके पता लगानी पड़ेगी। खासकर मीडियन में होता है क्योंकि उसमें दो वैल्यू दे देते हैं, एक्स और वाई, दो वैल्यूज आपको पता नहीं होती हैं, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विशेषकर कर लेना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सैंपल पेपर्स भी हमने बनाए हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार क्या होता है कि टेबल जो दिया होता है, इंफॉर्मेशन जो दी होती है वो डायरेक्टली नहीं दी होती है। आपको जैसे मोर देन वाला टेबल दे देंगे कि मोर देन दिस, मोर देन दैट वाला, ठीक है, या फिर लेस देन वाला दे देंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करें। जैसे मान लो बोल दिया मोर देन 10 हिंदी में कहें तो 10 से ज्यादा। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया आपकी क्लास में कितने लोगों के 10 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, हो सकता है क्लास में 40 में से 35 लोग खड़े हो जाएं, ठीक है, तो ये हो गए 35 मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगला सवाल आया मोर देन 20 वाले कितने हैं, तो मोर देन 20 वाले पे 37 खड़े हो गए, सॉरी 27 खड़े हो गए, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है कि 27 लोगों के 20 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि 10 से लेकर 20 वाले कितने बच्चे हैं, तो भाई 10 से ज्यादा वाले 35 थे, उसमें से 20 से ज्यादा वाले 27 हैं। तो जो बीच में गैप आ रहा है ये कौन से विद्यार्थी हैं, ये गैप इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 से 20 में आप कहोगे कि 35 माइनस 27 विद्यार्थी है, तो ये हो जाएगा आपका जवाब 8। क्या ये क्लियर हुआ कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे हमने एक मोर देन टाइप टेबल को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट किया। क्योंकि जब गैप आ रहा है तो गैप किस वजह से आ रहा है, जो 10 से ज्यादा थे और जो 20 से ज्यादा थे उनके बीच में वही बच्चे रुक जाएंगे जो कि 10 और 20 के बीच में नंबर लाए हैं, मान लो 50 में से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको टेबल को कन्वर्ट करना आना चाहिए। नॉर्मल टेबल में लेस देन वाला ग्राफ भी होगा, उसको भी प्रैक्टिस करना आना चाहिए, तभी आपके उत्तीर्ण अंक होंगे इस पूरे एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो भैया नंबर कट जाएंगे, फिर उसके बाद दोष किसको दीजिएगा। एंड आई थिंक यहीं पे होता है हमारा ये चैप्टर समाप्त। जी हाँ बिल्कुल, चैप्टर समाप्ति, लेकिन आपके लिए पढ़ाई की समाप्ति बिल्कुल नहीं हुई है। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे हमारे और वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट और ऐप पर जाके भी हमारा सारा कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैनेज बेंस द्वारा लाई गई बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिलने वाली हैं अब जल्द ही, तो आपको बस क्या करना है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके उन्हें प्रोक्योर करना और अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट, एंड साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, वो भी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए। ये हमेशा से हमारा प्रयास रहेगा। आप बस अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।